नमस्कार, मैं हूं कृष्णारन सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज का यह वीडियो प्रैक्टिस सेट के रूप में होगा जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 रखी गई है। हर विषय से 5-5 प्रश्न लिया गया है। प्रश्न की शुरुआत करने के पहले आपसे एक गुजारिश है, आपसे एक प्रार्थना है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, यदि परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक भी करेंगे। आपके एक लाइक से हमें अगले वीडियो बनाने की प्रेरणा और एनर्जी प्राप्त होती है। तो चलिए हम लोग ना अधिक समय गंवाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, यानी कि प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके समक्ष, सामान्य हिंदी से 5 प्रश्न मिलेगा। विसर्ग संधि किसमें है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि संधि के 3 भेद हैं। पहला स्वर संधि, विसर्ग संधि, उसके बाद व्यंजन संधि भी होता है। तो इसमें विसर्ग संधि किसमें है, इसकी परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगी कि उसमें निश्चित रूप से विसर्ग का प्रयोग किया हुआ रहेगा यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले हम लोग दिगंबर का संधि विच्छेद करें तो दिक जोड़ अंबर होगा। दिक जोड़ अंबर मीन्स दिगंबर। महेंद्र का करें तो महा जोड़ इंद्र हो जाएगा। उसके बाद विद्यालय का आदि संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या जोड़ आलय होगा। और उसके बाद निर्मल का संधि विच्छेद करेंगे तो निह जोड़ मल। क्लियर हो चुका होगा कि निर्मल में ही विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसी में विसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, व्यंजन संधि है, यानी कि व्यंजन संधि किस में है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखेंगे, सभी का संधि विच्छेद आप करेंगे स्पष्ट हो जाएंगे। सज्जन का करेंगे सत जोड़ जन। विद्यार्थी का कीजिएगा तो विद्या जोड़ अर्थी। निर्धन का निह जोड़ धन। उसके बाद रविंद्र का कीजिएगा तो रवि जोड़ इंद्र होगा। तो रविंद्र निर्धन, निर्धन आपका विसर्ग संधि हो गया। उसके बाद विद्यार्थी और रविंद्र यह आपका स्वर संधि होगा। उसके बाद सज्जन का आप संधि विच्छेद करेंगे तो सत जोड़ जन होगा और यही आपका विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग चलें तीसरा नंबर में, वाह वाह अव्यय है, यानी कि वाह वाह अव्यय है क्या है? आश्चर्यबोधक, शोकबोधक, स्वीकारबोधक या तो फिर हर्षबोधक है। तो वाह वाह कहने का अर्थ हो गया कि एक प्रकार की खुशी या तो एक प्रकार का उत्साह या तो हर्ष सूचित हो रहा है। तो यह हर्षबोधक अव्यय होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न चौथा नंबर है, अव्यय के कितने भेद हैं? 4। इसके बाद है 5, 3, 2। तो अव्यय के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। जिसमें यदि अव्यय, पांचों अव्यय की बात कर लें तो पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, उसके बाद चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय और 5वां आपका हो जाएगा निपात, जो कि अव्यय के रूप में ही जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न 5वां नंबर है, बंदर पेड़ पर बैठा है। बंदर पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में पेड़ पर में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है संबंध कारक, कर्ता कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। तो पर, पेड़ पर आया है तो निश्चित रूप से यह अधिकरण कारक ही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न, यहाँ पे हम लोग 5 प्रश्न को समाप्त कर चुके हैं जो कि व्याकरण से रिलेटेड था। अब इस यहाँ से छठा प्रश्न गणित से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन 9 के बराबर है? तो यह एक दशमलव का गुणा है। 15 × 6 = 90, सभी को गुणा कीजिएगा। तो यदि इसको गुणा करते हैं ऑप्शन नंबर ए को तो 15 × 6 = 90। इसके बाद 3 अंक के बाद आपका दशमलव लगेगा तो 1, 2, यहाँ पे एक 0 लाना होगा और यहाँ पे पॉइंट लगाइएगा। तो यह तो 9 हुआ नहीं,
यह कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 15 छक्की 90, इसको भी कीजिएगा नहीं होगा। 15 छक्की 90 और 1 2 3 अंक के बाद 1 2 यहाँ पे 3 लाएंगे और उसके बाद यहाँ पॉइंट लाएंगे, यह भी नहीं होगा आपका। उसके बाद इसको यदि गुना कीजिएगा डी नंबर ऑप्शन को, तो 15 छक्की 90 और यहाँ पर कितने अंक के बाद पॉइंट है इसको लगाना है। तो आपका 15 छक्की 90 हो गया। 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट मारेंगे तो आपका फाइनली 9 बचता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद आगे चले 7वां नंबर प्रश्न में। यह लोसो से रिलेटेड है, यानी कि लघुत्तम समाप्त वर्त निकालना है। तो यहाँ पे 2/3 है, इसके बाद 3/4 है, भिन्न का है, और 4/5 है। इसका लोसो निकालना है। तो ऊपर का जो भाग है इसे अंश कहेंगे, ये वाला भाग 2 3 4, और नीचे का भाग 3 4 5 यह हर है। तो यदि लोसो निकालने के लिए कहें तो 2 3 4 का आप सबसे पहले लोसो निकाल लें। तो 2 3 4 का 4 तिया 12 लोसो हो जाएगा, और 3 4 5 का मोसो निकालेंगे तो यह 1 होगा। इस प्रकार से 12 प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे चलें। अगला प्रश्न मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है, यह मोसो से संबंधित प्रश्न है। दोनों प्रश्न को शामिल किया गया है कि मोसो रहे या तो फिर लोसो निकालने के रहे, तो आपको एक ही बार यह प्रैक्टिस करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1/2, 3/5, उसके बाद है 4/7 और 5/21 है। इसका मोसो यानी कि महत्तम समावर्त निकालना है। तो महत्तम समावर्त में अंश का आप मोसो निकालेंगे और हर का लोसो निकालेंगे। तो 1 3 4 5 का मोसो निकालने के बाद आपको 1 प्राप्त होगा, यानी कि 1 3 इसके बाद 4 और 5 है। इसका मोसो निकालेंगे तो निश्चित रूप से 1 होगा। आप निकाल करके देख लीजिएगा, स्पष्ट हो जाइएगा। इसके बाद हर का भाग है 2 5 7 और 21, इसका आपको लोसो निकालना है। तो लोसो निकालने के लिए सभी को गुणा करना पड़ेगा। 2 5 7 21, 7 या 21, यानी कि 7 हटा देंगे, 21 5 दूनी 10 और 21 यानी कि 210 होगा। तो 1/210 अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है जो मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है, और यह लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है। 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है? तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, प्रतिशत लाभ क्या होगा, यह पूछा गया है। ऐसा भी पूछ सकता है कि लाभ प्रतिशत लाभ या तो फिर प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो इसे हम शॉर्टकट में बनाते हैं। 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है कि लाभ हो रहा है। लाभ क्या होगा, तो 1 रुपये का लाभ हुआ, और लाभ बराबर लाभ प्रतिशत यदि निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमेशा छोटा होता है, तो 10 से देंगे, भाग कट जाएगा, यानी कि 10% आपका प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 10वां नंबर है, यह भी मैथ से ही होगा। 5-5 प्रश्न शामिल किया गया है। 5 रीम कागज को जिस्ता में बदलें। तो हम लोग एक बात को जान लें कि एक रीम में 20 जिस्ता होता है। एक रीम में 20 जिस्ता, तो 5 रीम में है तो 5 गुना 20 करेंगे, यानी कि 20 पंचे 100 जिस्ता होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद यहाँ से विविध प्रश्न है। 5 प्रश्न यहाँ भी लिया गया है। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ऑप्शन आपके समक्ष है, यहाँ पे 4 ऑप्शन, चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार। तो सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्थान पे गेहूँ आता है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, यानी सबसे पुराना वाद्य यंत्र क्या है। सितार, तबला, सरोद, बीना। तो सबसे प्राचीन सबसे पुराना बीना है, जो कि
वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न, बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया? प्रारंभ में बंगाल, बिहार, उड़ीसा सभी एक ही था, यानी कि झारखंड भी इसमें शामिल था, लेकिन दिन प्रतिदिन यानी कि जो जो समय बीता गया, विभाजित होते गया, तो बंगाल से बिहार अलग कब किया गया, यह पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1920, 1 अप्रैल 1920, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर 1 अप्रैल 1912 ईस्वी होगा, यानी कि बंगाल से बिहार अलग 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। और यहीं पे बात की जाए बिहार से उड़ीसा अलग, यानी कि बिहार से पुनः उड़ीसा, तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। और बिहार से झारखंड की बात की जाए तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद हम लोग चले अगला प्रश्न में। 14 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य दिवस कब मनाया जाता है? बिहार राज्य दिवस 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 नवंबर या तो फिर 22 जनवरी। तो 22 मार्च को बिहार राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न 15 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है। विविध प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न है। तो बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है मूर्तियों के लिए, चित्रकला के लिए, बाघों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो बाघ गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी होगा। बाघ गुफाएं से ऐसा प्रतीत होता है कि बाघ की गुफाएं होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह बाघ गुफाएं चित्रकला के लिए संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर, और यहाँ से हम लोग इतिहास से कुछ प्रश्न देखेंगे। 5 प्रश्न इससे भी हम लोग देखेंगे। वैदिक युग में यव यानी योबो यव कहा जाता था, किसको कहा जाता था? गेहूँ, जौ, चावल, या इनमें से कोई नहीं? तो वैदिक युग में यव गेहूँ को कहा जाता था, यानी गेहूँ यव के रूप में जाना जाता था। इसको फिर हम लोग सुधार लें, यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग हो रहा है। यव कहने का अर्थ हो गया कि यव मीन्स जौ होगा। और गेहूं की बात करें तो वैदिक युग में गेहूं को व्रीहि कहा जाता था, यानी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है। फिर से हम लोग प्रश्न को देख लें कि वैदिक युग में अब कहा जाता है, यानी कि यव किसे कहा जाता था वैदिक युग में? तो जौ को यव कहा जाता था। और चावल की बात करें तो चावल हम लोग जो बात किए थे व्रीहि को चावल कहा जाता था। व्रीहि पुराना नाम था और चावल के रूप में यह जाना जाता था। तो वैदिक युग में यव आपका राइट ऑप्शन बी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न चले 17 नंबर में, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, या इनमें से कोई नहीं? तो ऋग्वेद पर आधारित यानी ऋग्वेद से लिया गया वेद सामवेद है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? सबसे पुराना राजवंश पूछा गया है। मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे प्राचीनतम राजवंश आपका मौर्य वंश ही जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, यानी सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र कौन था, यानी कौन जाना जाता था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, या तो फिर उज्जैन था? तो यह तक्षशिला था, जो कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध, सबसे फेमस केंद्र था। इसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों की बराबरी थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी कहने का अर्थ हो गया कि कौन सा काल था जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों बराबर रूप से समाज में प्रतिष्ठित होते थे, समाज में इसकी गिनती होती थी? तो आपका राइट आंसर होगा गुप्त काल, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ से, भारतीय राज व्यवस्था प्रारंभ हो चुका है।
21 नंबर प्रश्न की शुरुआत हम लोग करेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 2 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 4 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान को किसने बनाया, यानी भारतीय संविधान को बनाने वाले कौन थे? संविधान सभा ऑप्शन के अनुसार से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, या तो फिर गवर्नर जनरल ने। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था और इन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान बनाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, उपर्युक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है और संघ शासित क्षेत्रों का भी होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं कि उपर्युक्त दोनों का होगा। आपका सी राइट हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है 24 नंबर, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 12, 16, 22, 40। यह प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी जरूर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष, या तो फिर 25 वर्ष, या 30 वर्ष है। इसी तीनों में से आंसर छिपा हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित किया गया। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था से, भारत की राष्ट्रीय, यानी इकोनॉमिक्स से यह प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, किसका योगदान है? कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का, या तो फिर बैंकिंग क्षेत्र का। तो भारतीय राष्ट्रीय आय में, यानी कि जो नेशनल इनकम है, उसमें सबसे अधिक योगदान विनिर्माण क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 27 नंबर, विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा, या तो फिर छठा है। तो आपका यह चौथा हो जाएगा, यानी कि चौथा स्थान विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है? संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। तो कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप तीनों प्रकार का देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न 29 नंबर, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? औद्योगिक रुग्णता, चारा घोटाला, चीनी घोटाला, शेयर घोटाला। तो आपका यहाँ पे ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 30 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, इसके बाद है एडम स्मिथ, सैलेट, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ से भूगोल से फिर 5 प्रश्न देखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आग्नेय शैल कहलाता है, यानी कि आग्नेय शैल कहलाता है, यह पूछा गया। कठोर शैल, मौलिक शैल, गौण शैल, या इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय शैल एक मौलिक शैल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन के अनुसार यदि छाटें तो ऑप्शन नंबर बी ही इसके लिए योग्य होगा। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अवसादी, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्माण की दृष्टि से, यानी कि स्ट्रक्चर या तो फिर संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो आग्नेय चट्टान सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न 33 नंबर में चलें, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ऑप्शन है एटना, कोटोपैक्सी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी एटना ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, नवीनतम पर्वतमाला है, यानी कि नई पर्वतमाला कौन है?
सतपुड़ा, यूराल दोनों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। यूराल नवीनतम पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, क्या चीज़ का प्रकार है? ज्वालामुखी पर्वत का है, बलित पर्वत का है, ब्लॉक पर्वत का है, या तो फिर अवशिष्ट पर्वत का है। तो आपका राइट आंसर बलित पर्वत का होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलित पर्वत हिमालय पर्वत का एक मुख्य प्रकार यानी बलित पर्वत के रूप में जाना जाता है। इसके बाद यहाँ से साइंस यानी कि भौतिकी का प्रश्न मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर ले। प्रश्न है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार यानी कि पानी का प्रयोग क्यों किया जाता है? मोटर गाड़ी में एक रेडिएटर होता है और रेडिएटर में ही ठंडा पानी दिया जाता है, और इसका व्यवहार यानी ठंडा पानी का व्यवहार करने का क्या कारण है विज्ञान के दृष्टिकोण से? तो ऑप्शन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, नीचे भी 2 ऑप्शन है, लेकिन इसी में से आपका आंसर छिपा हुआ है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा का इसको मान पढ़ेंगे आप। मान होता है कांच, तांबा, सीसा, जल। तो अभी इसके ऊपर यानी कि 36 नंबर प्रश्न में हम लोग देखें कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण उसे मोटर गाड़ी के रेडिएटर में प्रयोग किया जाता है, और यहाँ भी स्पष्ट वही बातें हैं कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान जल यानी कि पानी का ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद चले अगला प्रश्न में 38 नंबर में, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है यानी क्यों बन जाता है जल्दी? तो इसको क्वथनांक पढ़िएगा, ऑप्शन नंबर क्वथन पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे मिसिंग हुआ है टाइप करने में। क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, क्वथन कम ताप पर होने लगता है, दाब स्थिर रहता है, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकलता है। तो आपका राइट आंसर ए ही सही होगा, क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, जिस वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न, पहाड़ों पर पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, क्या कारण है? 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ए होगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही पानी पहाड़ पर उबलने लगता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 40 नंबर, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, यानी उस दांत के डॉक्टर के पास जो दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है, यही पूछा गया है। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद फिर हम लोग अगला प्रश्न 41 नंबर से देखेंगे, जो कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र से संबंधित है। परमाणु सिद्धांत की खोज की, परमाणु सिद्धांत के खोजकर्ता कौन थे? यह पूछा गया। जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, आइंस्टीन। तो जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी की खोज की गई थी। जॉन डाल्टन इसके खोजकर्ता थे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? इलेक्ट्रॉन है, या तो फिर प्रोटॉन है, या न्यूट्रॉन है? तो आपका राइट आंसर न्यूट्रॉन ही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद आगे चले 43 नंबर प्रश्न में, कुल प्रश्न की संख्या 50 है। अब हम लोग अंतिम पड़ाव पे आने वाले हैं। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl क्या है, यह पूछा गया है। साधारण नमक, साधारण फैक्ट्री, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्लियर है, NaCl एक नमक है यानी कि साधारण नमक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या अभिप्रेरण? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 45 नंबर, तांबा का दुश्मन कहलाता है, यानी तांबा का दुश्मन क्या है? गंधक, कार्बन, नाइट्रोजन या तो फिर हाइड्रोजन? तो तांबा का दुश्मन गंधक को जाना जाता है, यानी सल्फर को कॉपर का दुश्मन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद यहाँ से बायोलॉजी का कुछ प्रश्न होगा, 5 प्रश्न इसमें भी लिया गया है। जीव विज्ञान, गाजर है एक, यानी कि गाजर है
क्या एक जड़, तना, पुष्प या तो पुष्पक्रम। तो यह गाजर एक जड़ के रूप में जाना जाता है जिसका हम लोग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 47 नंबर, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? बलियाकार मूल, वायवीय मूल, स्तंभ मूल या तो फिर डी नंबर ऑप्शन है आरोही मूल। तो आपका राइट आंसर यह स्तंभ मूल कहलाता है। बरगद की पेड़ से जो तने लटकते रहते हैं उसे स्तंभ मूल कहा जाता है। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न, आलू का खाने योग्य भाग है, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़, कलिका, फल, तना। तो यह तना होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि तना के रूप में आलू को हम लोग खाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 48 हो चुका है, 49, प्याज परिवर्तित रूप है, तने का, जड़ का, पत्तियां का, इनमें से कोई नहीं। तो यह तने का एक परिवर्तित रूप है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और अंतिम नंबर प्रश्न 50 में हम लोग पहुंच चुके हैं। बीज विकसित होता है, बीज कहाँ विकसित होता है? स्त्री केसर में, विजांड में, या तो फिर अंडाशय से या तो फिर परागकोश से। तो यहाँ पे बीज विकसित होता है विजांड से, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हर विषय से 5-5 प्रश्न मिला करके कुल 50 प्रश्नों का अध्ययन किए, जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आप प्रयास कीजिएगा कि कितने प्रश्न को आप सही रूप से 1 से 50 तक का जवाब दे सकते हैं। और इसके बाद उन प्रश्नों को आप मिलाते भी चलेंगे, क्योंकि एक प्रश्न को पढ़ने में उसके बाद ऑप्शन को देखने में कुछ समय तो लग ही जाता है। इतना देर में निश्चित रूप से आप उन प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकते हैं और उसे कॉपी में लिख करके फिर अंततः उसे मिलाकर कमेंट के माध्यम से ज़रूर जानकारी देंगे कि 50 में आपने कितने प्रश्नों को सही रूप से हल कर चुका है। और जो प्रश्न आप नहीं हल कर पाए हैं तो इन वीडियो के माध्यम से उनका उत्तर लास्ट में यानी कि अंततः उसे देख भी सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।